आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। नशा मुक्ति दिवस पर पटना के ज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी को सफल बनाने के लिए अपने अधिकारियों में एक बार फिर उत्साह भरा। सीएम ने कुछ अधिकारियों को पुरस्कृत भी किया और आगे की रणनीति भी बताई। पूरा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? तो पूरा करिए। और जब यहाँ पर सबको धरिएगा गड़बड़ करने, हम ऐसे ही किसी को नहीं पकड़ने कर। असली आदमी को पहचानिए, कौन कर रहा है इधर उधर, और उसी को अगर पकड़िएगा तो ठीक से आपका हो जाएगा। सीएम को सब पता है कि भीतरिया बात किस किस को पता है। पुलिस वाला अलर्ट रहेगा कि सही मायने में कौन है। भीतर का बात पुलिस को नहीं पता रहता है। ऐसा है जिसको पुलिस वाला, जिसको भीतरिया बात नहीं पता रहता है। सबको पता रहता है भीतरिया बात। सीएम को सब पता है कि शपथ लेकर सो जाते हैं सभी। सबको पता रहता है भीतरिया बात। सवाल है खाली शपथ लीजिएगा और कीजिएगा नहीं, ये ठीक नहीं। सीएम को सब पता है कि शराब बाहर से मंगाई जा रही है और कोने कोने में खपाई जा रही है। कुछ लोग बाहर से विदेशी ला करके अपना बेचने की कोशिश करता है, कुछ दूसरे लोगों से लेकर के बंटवाता है। सीएम को यह भी पता है कि किसके चाहने पर शराबबंदी सफल नहीं हो रही। सीएम को यह भी पता है कि सबसे ज्यादा गड़बड़ी का केंद्र राजधानी पटना ही है। सबसे ज्यादा भितरिया में गड़बड़ है अगर कहीं तो बिहार पटने में है। देख लीजिए भितरिया। तभी तो सीएम मंच पर पटना एसएसपी को खोजने लगे और जब एसएसपी साहब मिल गए तो सबके सामने ला खड़ा करके शपथ दिलवा दी। आइए, पूरा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? तो पूरा करिए। और जब यहाँ पर सबको धरिएगा गड़बड़ करने, हम ऐसे ही किसी को नहीं पकड़ने कर। असली आदमी को पहचानिए, कौन कर रहा है इधर उधर, और उसी को अगर पकड़िएगा तो ठीक से आपका हो जाएगा। नशा मुक्ति दिवस के मौके पर ज्ञान भवन में सीएम ने शराबबंदी को सफल बनाने का ज्ञान दिया, तो सीएम की हर बात पर अपनी हामी भरते डीजीपी साहब आत्मसात करते रहे, सिर हिलाते रहे, मानो स्वीकार कर रहे हों कि भीतरिया बात सब उनको पता है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, और जब बड़े बड़े लोग हैं धंधा करते हैं तो यही से न धराएगा आपको, बहुत आदमी पकड़ाएगा। कहां से बड़े बड़े तस्कर पकड़े जाएंगे ये भी मुख्यमंत्री ने बताया, और ये भी बताया कि सब पटना में ही बैठा हुआ है, धर लीजिए क्योंकि इनाम मिशन को सफल बनाने के लिए दिया गया है। देख लीजिए भीतरिया, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, और जब बड़े बड़े लोग हैं धंधा करते हैं तो यही से न धराएगा आपको, बहुत आदमी पकड़ाएगा। तो हम तो बार बार कहते हैं कि जरा पटना पर भी नजर रखिए। नशा मुक्ति दिवस पर मुख्यमंत्री का दिया ज्ञान अमल में ला दिया जाए तो शराबबंदी को सफल बनाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सवाल उस तंत्र से है जो शपथ लेकर भी कुपथ के रास्ते चलने वालों को नहीं रोक पाता, केवल सिर हिलाता है और मान लेता है कि शराब खराब तो है लेकिन रोक पाना मुश्किल है। रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। तो पटना एसएसपी को मुख्यमंत्री मंच पर लाए, समझने की जरूरत है। जरा देखते हैं, आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस खबर के मायने क्या हैं। 1 अप्रैल 2016 से बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ, सभी जानते हैं इस बात को, और मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को पहले भी शपथ दिलाई है भाई इस बात की कि शराबबंदी को सफल बनाइए। चौकीदार, थानेदार, इन पर जिम्मेदारी तय कर दी गई। ड्यूटी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की बात भी मुख्यमंत्री बराबर कहते रहे कि कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं हुई। कानून बनने के 6 साल बाद भी शराब के जो धंधेबाज हैं वो सक्रिय हैं और आए दिन शराब की जो अवैध खेप है उसे पकड़ा जाता है, लेकिन यह सिलसिला थम नहीं रहा। शराब की अवैध भट्टियां नष्ट की जाती हैं, धंधेबाज पकड़ में नहीं आते हैं। नशा मुक्ति दिवस पर फिर से मुख्यमंत्री ने पुलिस अफसरों को प्रण दिलाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में पसमानदा मुसलमान की बात करते हैं और दलितों पर सियासत हो रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद अब बीजेपी ने भी अपनी मुहिम पसमानदा मुसलमानों को लेकर तेज कर दी है और इसी कड़ी में यूपी के बाद बीजेपी अब बिहार के दलित और पसमानदा मुसलमानों पर फोकस कर रही है। बीजेपी की पहल की तारीफ विरोधी दल के नेता भी करने लग गए हैं। संविधान दिवस के मौके पर बिहार विधान परिषद सभागार में वंचित पसमानदा समाज से जुड़े लोगों का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजन बीजेपी एमएलसी संजय पासवान की ओर से किया गया था, जिसमें बीजेपी आरएसएस के साथ ही जदयू और अन्य संगठन से जुड़े लोग भी शामिल हुए। आजादी के बाद से लेकर अब तक पसमानदा मुसलमानों के साथ हुई नाइंसाफी पर खूब चर्चा हुई। सभी के निशाने पर कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन आयोजन में जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस के बयान ने सभी को अचंभे में डाल दिया। दरअसल पसमानदा मुसलमानों की समस्या दूर करने के केंद्र सरकार के प्रयासों के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी। मैं प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं कि देश के साथ पहला प्रधानमंत्री है। आज तक किसी ने देश के किसी प्रधानमंत्री ने सफेद पोश मुसलमानों की तो बात की, इज्जत अफजाई की, लेकिन गरीब गुरबा अति पिछड़ा दलित मुसलमानों की बात कभी नहीं की गई। ये रंगनाथ मिश्रा कमीशन लागू हो सकता था। सिर्फ गुलाम गौस ही नहीं, अंसारी राष्ट्रीय मोमिन फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी आजादी के बाद पहली बार पसमानदा के उत्थान के लिए काम करने पर पीएम मोदी की तारीफ की। जब भी तक शासन किया, हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, माननीय मोदी जी की सरकार केंद्र में है, कितने मुसलमान परेशान हुए। हमने डाटा उठाया, पश्चिम उत्तर प्रदेश का मैं अध्यक्ष भी हूँ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे का, हमने जा घूम घूम कर देखा, आज सारी जनता वहां की खुश है और खुशहाल है। विरोधी भी यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करें तो उत्साहित बीजेपी कहती है कि इससे साबित हो रहा है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दलितों और मुसलमानों को भी मिल रहा है। उनके विकास के लिए, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए, उनके आर्थिक दशा को सुधारने के लिए काम किया है, तो इस बात को स्वीकार करके उन्होंने सच्चाई को स्वीकारा है। आयोजन के दौरान बीजेपी बार बार कहती रही कि आज सबका साथ सबका विकास हो रहा है, हिंदू मुसलमान की बात कहीं नहीं होती, बात होती है तो सभी के प्रयासों से सिर्फ विकास की। पसमानदा समाज का हो या वंचित समाज का हो, वो आज भी एक चैलेंज वो है। आज हमने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशंस दिया, आंकड़ा बताता है कि उस समाज के अंदर 15-20% वर्ग तक ही वो सीमित है, उसका फायदा आज भी। बाकी 70-80% तक पहुंचना है ना, ये पहुंचेगा कैसे? हम ये प्रयास कर रहे हैं कि उनसे संवाद किया जाए, और आज मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय राम माधव जी के साथ उन लोगों का संवाद किया हमने। पसमानदा मुसलमान समाज से दलित क्रिश्चियंस भी आए और हिंदू समाज के जो अति पिछड़ा के लोग हैं, दलित समाज के लोग, वो भी आए, और मुझे लगता है कि थोड़ा प्रयास करने से बात बन सकती है। आयोजन के बहाने बीजेपी ने खुलकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि केंद्र सरकार पसमानदा मुसलमानों और दलितों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, इसके ठीक एक साल बाद 2025 में बिहार विधानसभा का इलेक्शन होगा। ऐसे में मुसलमानों की आबादी का करीब 80% पसमानदा समाज से आने वाले लोगों को बीजेपी तवज्जो देकर अल्पसंख्यकों के बीच दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहती है, ताकि भविष्य में इसका लाभ पार्टी और संगठन को मिले। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। चलिए बीजेपी की इस कवायद को समझिए कि आखिर मामला क्या है। दरअसल यूपी के बाद बिहार में बीजेपी का मिशन पसमानदा चल रहा है। वैसे दलित शोषित मुसलमानों को आगे बढ़ाना, पसमानदा की 80% आबादी पर बीजेपी की नजर है और पसमानदा को महागठबंधन का वोट बैंक माना जाता है। तो संविधान दिवस के ही बहाने करीब आने का प्लान है और लीग से हटकर मुसलमान को साधने का भी लक्ष्य बीजेपी ने तैयार कर रखा है। और बिल्कुल यूपी की तरह बिहार में भी सफलता की आस बीजेपी के अंदर है। यूपी के बाद बिहार में बीजेपी का मिशन पसमानदा सबके सामने है और सबसे बड़ी नजर है 80% जो आबादी है वो पसमानदा मुसलमानों की है। तो ऐसे में पसमानदा जो मुसलमान हैं वो भी आगे आ रहे हैं और आखिर ये पसमानदा कौन है ये भी आप जानिए कि जिन पर बीजेपी की नजर है वो समझिए।
सर, हम समझाते हैं आपको कि पासमानदा मूल तौर पर फारसी का एक शब्द है जिसे पासमानदा कहते हैं। जो समाज में पिछड़े हैं, शोषित हैं, उन्हें पासमानदा कहा जाता है। और भारत में पासमानदा आंदोलन 100 साल पुराना है। 90 के दशक में 2 बड़े संगठन खड़े किए गए थे ताकि इन्हें राइज करा जाए, इनकी आवाज बढ़ाई जाए। AIUMM संगठन था, एजाज जी थे उसके, और AIPM संगठन जिनके नेता अली अनवर थे। बात आगे बढ़ी। पसमानदा मूल तौर पर फारसी का एक शब्द है जिन्हें अपग्रेड करने की, जिन्हें मुख्यधारा में लाने की कोशिशें अब बीजेपी करने वाली है, और आपने इस भीड़ को भी देखा। अब बात एक कलाकार के बोलने की आजादी छीनने की। कवियत्री डॉक्टर अनामिका जैन अंबर को काव्य पाठ से रोका गया। सोनपुर मेले में कवि सम्मेलन का आयोजन था जिसमें डॉक्टर अनामिका अंबर कविता पढ़ने वाली थी, लेकिन पटना पहुंचने के बाद उन्हें सोनपुर जाने से रोक दिया गया। प्रशासन और सरकार के रवैये से जहां कवियत्री नाराज हैं, वहीं इस मामले पर सियासत हो रही है। प्रशासन को मना करना पड़ा कि अनामिका अंबर को मंच पर नहीं जाने दिया जाए। स्टार कवियत्री डॉक्टर अनामिका जैन अंबर को बिहार में कविता पाठ करने से रोक दिया गया। सोनपुर मेले में कवि सम्मेलन के आयोजन में शामिल होने डॉक्टर अंबिका जैन अंबर पटना पहुंची, लेकिन एयरपोर्ट पर भी प्रशासन की टीम ने उन्हें सोनपुर में आयोजित कार्यक्रम में जाने से रोक दिया। कल मैं पटना आ गई थी और कल सुबह पटना लैंड किया है और अब आज वापस जा रही हूँ। मुझे पटना में ही रोक दिया गया। प्रशासन ने मना कर दिया कि उनके पास ऊपर से आदेश आया था कि अनामिका अंबर को काव्य पाठ नहीं करने दिया जाएगा। दरअसल अनामिका अंबर ने कई कविताएं पढ़ी हैं जो बीजेपी के समर्थन में दिखती है। अभी बिहार में महागठबंधन की सरकार है और सोनपुर मेला सरकार का आयोजन है, लेकिन कवि सम्मेलन में बुलाकर कविता पढ़ने से रोकने पर एक कलाकार की पीड़ा स्वाभाविक है। मुझे बहुत दुख है कि बिहार सरकार को, प्रशासन को मना करना पड़ा कि अनामिका अंबर को मंच पर नहीं जाने दिया जाए। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं बहुत निराश हूँ। यहाँ से जाते हुए बिना काव्य पाठ किए हुए पहली बार मुझे यहाँ से वापस जाना पड़ रहा है। एक साहित्यकार, एक कलमकार को कविता पढ़ने से रोका जाए, और अगर ऐसा प्रशासन ने किया है तो कवियों को सबको निंदा करनी चाहिए। कलमकारों से आखिर ऐतराज कैसे हो सकता है? वहीं एक कवि को प्रस्तुति से रोके जाने पर बीजेपी सरकार पर हमलावर है। पार्टी नेताओं का कहना है कि जो राष्ट्रभक्ति की बात करता है वो महागठबंधन सरकार को पसंद नहीं। शर्म 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 करे बिहार सरकार, जिन्होंने अनामिका जैन अंबर को बिहार के धरती से अपमानित करके यहाँ से रवाना किया। सोनपुर मेले में उनको काव्य पाठ करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उनको इसलिए रोक दिया गया, मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया और पटना एयरपोर्ट से उनको वापस भेजा गया कि वो राष्ट्रभक्ति की कविता पढ़ती हैं। तो वहीं सत्ताधारी आरजेडी कांग्रेस के नेता पूरे मामले पर संभल कर बयान दे रहे हैं और मामले की जांच की बात कही जा रही है। अनामिका जी के द्वारा जो बातें कही गई हैं उसकी जांच बिहार सरकार करवा रही है, और इस मामले में उन्होंने भी स्वयं कहा है कि कोई बातें एक तरफा नहीं होती है। अगर किसी तरह की बातें हैं तो वो स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। कवियों की कलम पहले सत्ता से सवाल पूछने के लिए उठती थी, पर आज की परिपाटी में कुछ कवियों की कलम सिर्फ और सिर्फ सत्ता की चारणी में उठती है। बहरहाल अगर कवियत्री सही समय पे कविता पाठ के लिए पहुंच गई थी तो उन्हें अपना कविता पाठ करने देना चाहिए था। कवि सम्मेलन में आमंत्रित करने के बाद एक कवि को कविता पढ़ने से रोकने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ 18 भी सवाल पूछ रहा है कि आखिर क्यों रुका कवि सम्मेलन? अनामिका जैन की कविता पाठ से किसको ऐतराज? कवियों को बुलाकर क्यों किया गया अपमान? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। कवियत्री अनामिका जैन अंबर के आरोप पर छपरा के एडीएम और सोनपुर मेला प्रबंधक ने सफाई दी। उनका कहना है कि अनामिका जैन के साथ प्रशासन का कोई अनुबंध नहीं था, उन्हें नहीं बुलाया गया था, ऐसे में रोकने का सवाल कहां उठता है। लेकिन न्यूज़ 18 के पास वो आमंत्रण कार्ड है जिसमें साफ तौर पर अनामिका जैन अंबर का नाम है, और ऐसे में सवाल है कि आखिर एडीएम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अनामिका जैन अंबर को कार्यक्रम में बुलाया ही नहीं गया था। के साथ जिला प्रशासन के साथ कोई अनुबंध नहीं था।
कोई आमंत्रण हम लोगों ने नहीं दिया। ऐसे जो आरोप लगा रहे हैं कि अब लीजिए, फिर आरोप की बात आप कर रहे हैं तो वो उनसे पूछिए, वो उनका बिंदु है, मेरा बिंदु नहीं है। हमने तो स्पष्ट कर दिया कि हम लोग का कोई उनके साथ सोशल मीडिया पर कहा कि एडीएम साहब ने कहा कि सरकार की प्रेशर इसलिए आपको नहीं है। अब उन्होंने कहा है तो उनसे पूछिए कि एडीएम कौन किस एडीएम ने कहा और कैसे कहा, ये तो मुझे नहीं मालूम। चलिए, समझना जरूरी है कि आखिर रोका किसने, क्यों रोका, किस मकसद से रोका और अब बात से पलट क्यों रहे हैं। तो समझिए जरा इस बोर्ड पर समझने की जरूरत है कि एडीएम ने इस पर सफाई दी है। जो मेन टर्निंग पॉइंट है वो है एडीएम की सफाई, जिस पर उन्होंने कहा है। और इधर प्रशासन कह रहा है कि अनामिका को बुलाया ही नहीं गया था, जबकि आमंत्रण कार्ड हमने आपको दिखा दिया है, उस पर नाम भी है, जबकि कार्यक्रम की सूची में अनामिका का नाम शामिल था। ये बात उस कार्ड से सामने आ रही है। अनामिका कह रही है कि पटना एयरपोर्ट से ही उन्हें लौटने को कहा गया कि ऊपर से कहीं से ऑर्डर आया है, प्रेशर है। कवित्री के मुद्दे को लेकर सारण प्रशासन सवालों के घेरे में है। अब आंसर सूझ नहीं रहा है कि इसका उत्तर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। बेगूसराय के गढ़हरा रेलवे यार्ड में मरम्मती के लिए लाए गए इंजन के पार्ट्स की चोरी की हैरत अंगेज खबर हमने कल ही आपको दिखाई थी, और इस खुलासे के बाद रेलवे प्रशासन में हड़कंप है। न्यूज़ 18 आज फिर वहीं पहुंचा, उसी यार्ड में ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए, और जानने की कोशिश की कि चोर इस वारदात को कैसे अंजाम दे रहे थे। शुक्रवार को ही हमने बताया था कि कैसे इंजन के अंदर से कीमती कॉपर वायर के साथ ही दूसरे कलपुर्जे उड़ाकर चोर उसे मुजफ्फरपुर में कबाड़ वाले को बेच डालते थे। पूरा मामला बेगूसराय के बरौनी के पास स्थित गढ़हरा रेलवे यार्ड का है, जहां पर न्यूज़ 18 की टीम फिर से पहुंची और जिस इंजन से कॉपर वायर की चोरी की गई उसका जायजा लिया। तो हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह से चोरों ने जो है इंजन का खोला है। इसके जो कॉपर के वायर हैं या एल्युमिनियम के वायर हैं या जो महंगे पार्ट्स थे, उन्हें चोरों ने के द्वारा चोरी कर ली गई है। इसका खुलासा तब हुआ जब मुजफ्फरपुर में मनोहर शाह नामक एक कबाड़ी कारोबारी के यहाँ छापेमारी की गई और भारी मात्रा में वहाँ से कॉपर के वायर बरामद किए गए थे। प्रशासन ने चोरी किए गए सामानों की बरामदगी के साथ ही 7 आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। न्यूज़ 18 पर शुक्रवार को बातचीत के बाद फिर से पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ ने कहा कि लापरवाही के बाद सख्ती बरती गई है। सच ये है कि टूटे हुए बाउंड्री से वो घुसता है, न कि कोई टनल से, और ट्रेन के इंजन में घुस के उसके मोटर के अंदर का कॉपर वायर को काटकर वो ले जाता है, जिसको की पूरी रिकवरी आरपीएफ ने कर ली है और उसमें अरेस्ट भी कर लिए हैं और कानूनी प्रक्रिया चालू है। अथवा यह न्यूज़ भ्रामक है और तथ्यहीन है। हमारी पड़ताल में इस बात का खुलासा हुआ था कि चोर बड़ी ही आसानी से गढ़हरा यार्ड की दीवार में सुरंग बनाकर इंजन के पार्ट्स को उड़ा लेते थे और उन्हें मुजफ्फरपुर के कबाड़ी को बेच दिया करते थे। इस पूरे मामले के खुलासे के बाद से ही रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि गढ़हरा यार्ड से 16 डीजल रेल इंजन से कॉपर और एल्यूमिनियम के तार के साथ ही बेशकीमती सामानों की चोरी की बात सामने आई थी। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जानी है, बने रहिए हमारे साथ।